ग्लोबल हीट मैप के 23वें संस्मरण में आप सबका स्वागत है। ये एक इनिशिएटिव है यूएसआई ऑफ इंडिया की तरफ से, जिसमें हम आपको पिछले 10-15 दिन के जितने भी इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में या सामरिक तौर पर जो इवेंट्स हुए हैं उनका विश्लेषण करते हैं। और ये उन सब लोगों के लिए है जो किसी भी कंपटीशन में अपीयर हो रहे हैं जिसमें करंट अफेयर्स या जनरल नॉलेज का टेस्ट हो, और जो भी अपीयर हो रहा है सभी कैंडिडेट्स इस चैनल को बिना शुल्क के सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट पुतिन के बीच में जो अभी शिखर सम्मेलन होने वाला है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो टैरिफ लगाए हैं पूरे वर्ल्ड में, उसका क्या लॉजिक है और उसका क्या इम्प्लीकेशंस होने वाले हैं। उसी मुताबिक हम बात करेंगे भारत और यूके के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। ट्रंप क्यों पाकिस्तान को बैक करते जा रहे हैं और पाकिस्तान की मदद करते जा रहे हैं, और क्या उनको पाकिस्तान को वो भारत के अगेंस्ट प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। इजराइल गाजा सिटी को क्यों लेना चाह रहा है और उसके क्या मायने हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। और फिलीपींस के प्रेसिडेंट अभी भारत आए थे, उसके बारे में भी उस पूरी मीटिंग में क्या क्या निकल के आया उसके बारे में भी हम बात करेंगे। प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट पुतिन 15 अगस्त को अलास्का में मिलने वाले। ऐसा माना जा रहा था कि अगर रशिया यूक्रेन वॉर बंद होनी है तो इन दोनों को ही मिलना पड़ेगा, लेकिन अभी लगता नहीं है ऐसा कि इन दोनों के मिलने से भी शांति आएगी या नहीं। अभी सिर्फ अटकलें लगाई जा रही हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने बीच में जो अनाउंसमेंट किया कि हो सकता है कि शायद कुछ टेरिटरी लेनी या देनी पड़े, तो उससे लग रहा है कि यूक्रेन और जेलेंस्की खुश नहीं है। और जेलेंस्की ने बोला है कि भाई हमारा तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हम कोई भी टेरिटरी नहीं दे सकते। और यही बात जो है यूरोपियन यूनियन भी उनकी मदद उन्हीं के सपोर्ट में बोल रहा है। तो इन चीज़ से लग रहा है कि शायद जेलेंस्की टेरिटरी के एक्सचेंज में नहीं मानेंगे, और अगर वो इस एक्सचेंज में नहीं मानते हैं तो जाहिर है कि शांति होने के चांसेस काफ़ी कम हैं। लेकिन फिर भी ये ज़रूरी है। हालांकि जो स्टैंड अभी दोनों साइड ने लिया हुआ है उससे लग रहा है कि यूरोप और अमेरिका, इन दोनों के बीच में इस जंग को लेकर कुछ मतभेद हैं और वो मतभेद सामने आ रहे हैं। और यूरोप को भी ये लग रहा है, यूरोपियन लीडर्स को, कि शायद हमें साइडलाइन कर दिया गया है। जेलेंस्की भी तड़फड़ा रहे हैं कि अगर मैं टेबल पे नहीं हूँ तो फिर, और मेरे ऊपर डिस्कशन हो रहा है तो क्या फ़ायदा है उसका। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप का ये कहना है कि भाई अभी तो पुतिन अभी तक तो बात करने को ही तैयार नहीं थे, तो मैं पहले उनसे बात कर लूँ और उसके बाद में जेलेंस्की से भी बात करूँगा और यूरोपियन यूनियन के लीडर से भी बात करूँगा, ऐसा उनका मानना है। लेकिन ग्राउंड पर अगर सिचुएशन देखें तो मुझे लगता है कि सारे के सारे जो ताश के पत्ते हैं वो तो रशिया के पास ही हैं, क्योंकि रशिया ने 20% यूक्रेन की टेरिटरी पर कब्जा किया है, बहुत तेज़ी से कब्जा करने जा रहा है। और उनका एम अभी पूरा तो नहीं हुआ है, लेकिन वो एम पूरा होने की तरफ है, उनका मोमेंटम बना हुआ है। तो ऐसी हालत में जब तक उन्हें उनके मन माफिक डील नहीं मिलेगी वो समझौता नहीं करेंगे। और जाहिर है कि वो ये भी चाहेंगे कि यूक्रेन कभी भी नाटो में शामिल ना हो, इसके ऊपर भी कोई डिक्लेरेशन होना चाहिए। और ये भी चाहेंगे वो कि उनके ऊपर जितनी सैंक्शंस लगी हैं वो सैंक्शंस माफ़ हों। अभी जब ये मीटिंग होगी तो उसके बाद में देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन विश्लेषण के तौर पे तो मुझे ऐसा लगता है कि इस मीटिंग से हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। प्रेसिडेंट ट्रंप ने सब जगह टैरिफ वॉर छेड़ी हुई है, सब कंट्रीज़ के ऊपर टैरिफ लगाया है, लेकिन कुछ चीज़ें उभर के सामने आ रही हैं। आज ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने अनाउंस किया है कि चीन के ऊपर जो भी टैरिफ मैं लगा रहा हूँ वो 90 दिन तक उसके ऊपर उनको, और उन्होंने आगे ले गए हैं, पोस्टपोन कर दिया है। यानी कि चीन की तरफ वो काफ़ी हद तक नरमी दिखा रहे हैं। साथ ही साथ जो उन्होंने टैरिफ लगाए हैं उसमें भारत और ब्राज़ील, उनके ग्लोबल साउथ में इन दो देशों के ऊपर सबसे ज़्यादा टैरिफ लगा है, और एक स्विट्ज़रलैंड के ऊपर टैरिफ ज़्यादा लगा है, उनका 39% है। तो अगर इस टैरिफ का विश्लेषण करें तो ये टैरिफ लगता तो नहीं है कि ये इकोनॉमिक कंडीशन के लिए है या इस कारण से है कि रूस से भारत ऑयल खरीद रहा है या बाकी देश ऑयल खरीद रहे हैं, क्योंकि चीन भारत से कहीं ज़्यादा ऑयल खरीद रहा है रूस से, यूरोपियन यूनियन भारत से ज़्यादा खरीद रहा है। तो अगर ये एक पैमाना होता तो इन दोनों के ऊपर पहले टैरिफ लगना चाहिए था, जो ऐसा नहीं हुआ। और दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ तक ब्राज़ील के ऊपर टैरिफ का सवाल है,
पहले उन्होंने कम टैरिफ लगाया था, बाद में उन्होंने बोला जी बोल्सोनारो जो पुराने राष्ट्रपति उनके खिलाफ केस चल रहा है कि उस केस को रफा दफा कर दो। तो जब ब्राज़ील नहीं माना तब उन्होंने और टैरिफ लगा दिया। तो एक तरीके से ये पर्सनल ईगो की लड़ाई बन गई है, ये ऐसा नज़र आ रहा है। सामरिक तौर पर अगर मैं इसी का विश्लेषण करूं तो ऐसा लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप घबराए हुए हैं कि ब्रिक्स के देश जो हैं अगर वो आपस में व्यापार करते हैं, आपस में करेंसी निकाल देते हैं, एक कॉमन करेंसी, और अगर वो लोकल करेंसीज में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करना शुरू करते हैं तो अमेरिका का जो इकोनॉमी के तौर पर जो वर्चस्व है और डॉलर की जो कीमत जो मजबूत पकड़ है वो शायद कमज़ोर ना हो जाए। तो वो एक तरीके से ब्रिक्स को कमज़ोर करना चाहते हैं, और ब्रिक्स को कमज़ोर करने में उनको ये भी पता है कि ब्रिक्स जो है वो सबसे बड़ा संगठन हो गया, G7 से ज़्यादा उसकी GDP है ब्रिक्स की कंट्रीज़ की मिला के। तो उस हालत में वो ये कोशिश कर रहे हैं कि सबके साथ एक साथ ना निपटा जाए। तो अभी भारत और ब्राज़ील की टर्न है, वो भारत और ब्राज़ील को दबाना चाह रहे हैं, और अगर वो इसमें सफल हो जाते हैं तो उसके बाद वो शायद, और अभी अमेरिका के चीन के साथ वो थोड़ा सा नर्म रुख अपना रहे हैं, और अगर इसमें सफल हो जाते हैं तो शायद फिर चीन के ऊपर वो कमर कस के आगे बढ़ने की ये कोशिश करेंगे। तो उनका डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी चल रही है इस समय, और उनको लग रहा है कि शायद, अभी तक ये लग रहा था कि शायद भारत और ब्राज़ील झुक जाएंगे, लेकिन भारत ने पूरा स्टैंड ले लिया है, ब्राज़ील ने भी स्टैंड लिया हुआ है, और भारत के लिए स्टैंड लेना ज़रूरी भी है। क्यों प्रेसिडेंट ट्रंप को लग रहा था, उनको इसलिए लग रहा था क्योंकि यूरोपियन यूनियन और जापान ने वो काफ़ी झुक गए और उन्होंने अमेरिका को 0% टैरिफ दे दिया। लेकिन भारत ऐसा नहीं कर सकता। तो भारत का स्टैंड बड़ा क्लियर है कि हमारी जो जनता है वो पर कैपिटा इनकम के हिसाब से G20 में सबसे गरीब जनता है। तो उस हालत में हमें तो सस्ती एनर्जी चाहिए, तो जहाँ से हमें सस्ती एनर्जी मिलेगी, हमें अपने देशवासियों के हित में सस्ती एनर्जी लेनी है। तो अगर सस्ती एनर्जी रूस से मिलेगी तो हम अमेरिका के दबाव में नहीं आएंगे और हम रूस से खरीदेंगे एनर्जी, पहली बात। और दूसरी चीज़, जो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी और जो चॉइस है, सोवराइन चॉइस हमारी है, हम जिससे मर्जी खरीदें, उसके ऊपर अमेरिका का कोई दबाव नहीं होना चाहिए, वो हम नहीं सहेंगे। और तीसरी चीज़ ये है कि अमेरिका चाह रहा है कि भाई उनके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर 0% टैरिफ हो। तो वहाँ के जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं वो नई तकनीक से बनते हैं, नई जो उनकी बायोटेक जो उन्होंने रिसर्च की हैं उनके साथ बनते हैं, तो वो कम पैसे में बनते हैं। तो उस हालत में हमारे जो किसान हैं उनको एक कंपटीशन का सामना करना पड़ सकता है जिसमें उनका जीतने का कोई चांस नहीं है। तो उस हालत में तकरीबन 45% भारत की जनता जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करती है, डेयरी सेक्टर में काम करती है, तो उसको दिक्कत हो जाएगी। तो भारत उसको भी नहीं मान सकता। तो ये चीज़ें जो हैं भारत के लिए एक तरीके से रेड लाइन बन गई हैं। तो भारत रेड लाइन क्रॉस करने नहीं दे रहा है उनको, और प्रेसिडेंट ट्रंप की बौखलाहट बढ़ती जा रही है, और इसी बौखलाहट में वो ये सब कर रहे हैं। अब भारत के पास क्या विकल्प बनते हैं? सबसे पहला विकल्प तो यही है कि अभी जो हमने स्टैंड लिया हुआ है, हमें कुछ वक्त तक और स्टैंड लेना पड़ेगा। 5-6 महीने भी अगर हम ये स्टैंड लेते हैं तो उसके बाद में अमेरिकी जनता जो है उनके ऊपर जो इसकी इन्फ्लेशन की मार पड़ेगी इन टैरिफ से, वो अपने आप ही प्रेसिडेंट ट्रंप को संभालना मुश्किल हो जाएगा, और जाहिर है कि उसके बाद में काफ़ी चीज़ें चेंज होंगी। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी जो हमें अपने अंदर भी कुछ बदलाव करने पड़ेंगे, हमारे एक्सपोर्टर्स को अलग मार्केट ढूंढनी पड़ेगी, चाहे वो साउथ एशिया में देखें, चाहे अफ्रीका में देखें, चाहे सेंट्रल एशिया में देखें, कहीं भी देखें। और लोकल मार्केट भी हमारी काफ़ी बड़ी है, उसको भी पूरी तरीके से एक्सप्लॉयट करना पड़ेगा। उसी के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत के ऊपर भी हमें काफ़ी काम करना पड़ेगा, और जो चीज़ें हम अमेरिका से ले रहे थे वो हमें खुद बनानी चाहिए, और उसके ऊपर भी हमें काम करना चाहिए। और मजबूरी में भारत ने बहुत अच्छा करके दिखाया है, और ये कोरोना के टाइम में हमने देखा था, तो जाहिर है कि ये दोबारा भी हो सकता है। उसी मुताबिक एक स्वदेशी चीज़ों का इस्तेमाल करना, इसके ऊपर भी एक बड़ा एक कैंपेन चलना चाहिए। और जाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने तो कहा है इसके बारे में, और अगर ऐसा कैंपेन चलता है तो उसमें भी अगर हमारी जो चॉइसेस हैं सामान खरीदने में वो बदलती हैं, तो उससे भी अमेरिका की जो ये नीति है उससे उभरने में हमें थोड़ा आसानी होगी। इसी चीज़ को देखते हुए भारत और भी कोशिश कर रहा है डिप्लोमेटिक तौर पे, और अलग अलग देशों के साथ हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना की कोशिश कर रहे हैं। अभी हाल ही में यूके के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसमें उनके जो पदार्थ हैं
वो उनको 99% पदार्थों को जो भारत में आते हैं उनको एक तरीके से उनके ऊपर टैरिफ माफ़ कर दिया गया है। उसी मुताबिक जो भारत के जो 99% पदार्थ जो जाते हैं उधर, उनके ऊपर टैरिफ माफ़ किया गया है और उनके 90% जो पदार्थ हमारे पास आते हैं उनके ऊपर टैरिफ माफ़ किया गया है। उसी मुताबिक सर्विस सेक्टर भी भारत और अच्छी तरीके से उनके लिए खोलना चाह रहा है। फाइनेंशियल सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर, इसके ऊपर भी ट्रेड हमारा बढ़ने की उम्मीद है और दोनों ही देश ट्रेड को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं। उसी मुताबिक जो कंसल्टेंसी, कंप्यूटर और एनवायरमेंटल सर्विसेज हैं, सोलर पैनल्स हैं, इन सब के ऊपर भी काफ़ी हद तक कोऑपरेशन की उम्मीद है और इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के दौरान इन सब के ऊपर भी काफ़ी बातचीत हुई है। अभी हाल ही हमने देखा कि प्रेसिडेंट ट्रंप जैसे कि दबाव बनाना चाह रहे हैं भारत के ऊपर और उन्होंने एक जो मोहरा है वो एक तरीके से पाकिस्तान का भी इस्तेमाल करना शुरू किया है। और अभी आप देखें उन्होंने अभी में पाकिस्तान को खुश करने के लिए एक जो बलूच लिबरेशन आर्मी है उसको भी उन्होंने फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया है। तो ये एक तरीके से पाकिस्तान मिलिट्री को एक कुछ मदद पहुंचाने के लिए है। हालांकि इससे कोई विशेष ग्राउंड पर तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ हद तक उनकी मिलिट्री को एक थोड़ा सा उनका मनोबल बढ़ेगा क्योंकि उनको काफ़ी मार पड़ रही है टीटीपी से और बीएलए से अपने देश में। उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप ने आसिफ मुनीर को पहले मदद करी, इनका F-16 का फ्लीट का मेंटेनेंस किया है, वो कर रहे हैं और साथ ही साथ उनको बुलाया वहाँ पर वाइट हाउस में और उनको जब लंच खिलाया तो ये भी नज़र आ रहा था कि उन्होंने एक तरीके से आसिफ मुनीर को एक रिकग्निशन दे दिया है कि हाँ जी यही पाकिस्तान के सबसे बड़े कर्ता धर्ता हैं। उसी मुताबिक आसिफ मुनीर ने भी उनके जो क्रिप्टो डील, उनकी फैमिली की डील है, उसके अंदर कुछ पैसे डाल दिए हैं। इनके पास भी काफ़ी अनऑथराइज्ड मनी है, तो वो भी काफ़ी जो नार्को ट्रेड से इनके पास जो पाकिस्तान मिलिट्री के पास पैसा है और पाकिस्तान मिलिट्री की अपनी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे फौजी फाउंडेशन है, इन सब से जो पैसा आता है उन्होंने काफ़ी हद तक ट्रंप जिन जिन चीज़ों में उनका हाथ है उसमें वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। ट्रंप को खुश करने के लिए नोबेल प्राइज़ का भी नॉमिनेशन की बातचीत उन्होंने कर दी है। तो इन सब चीज़ों से कोशिश ये की जा रही है, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा है उनको कि ट्रंप उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, पाकिस्तान का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि अभी उनके हालात जो है भारत के साथ अच्छे नहीं चल रहे हैं और जिस दिन भारत के साथ हालात सही हो जाएंगे उस दिन उनको दूध की मक्खी की तरह उनको निकाल के बाहर कर देंगे। वही चीज़ लेकिन जहाँ तक आसिफ मुनीर का सवाल है, उन्हें लग रहा है कि नहीं, अभी तो मैं अमेरिका का नंबर 1 गेस्ट हो गया हूँ, तो उन्होंने वहाँ पे जाके एक न्यूक्लियर थ्रेट भी दे डाला भारत को और ये भी बोल दिया है कि अगर आप डैम बनाएंगे नदियों के ऊपर तो हम उसको भी बर्बाद करेंगे। वो बात अलग है कि ये एक तरीके से गीदड़ भभकी है, क्योंकि भारत ने ना सिर्फ ये पहले बोला है बल्कि ये प्रूव भी करके दिखाया है कि हम आपका न्यूक्लियर बैकप्लेन में आने वाले नहीं हैं। अमेरिका भले ही आ जाए लेकिन भारत तो नहीं आने वाला। और भारत ने पहले भी हमला किया था जब ये आप लोगों ने टेरर अटैक किया था, और अभी नेक्स्ट टाइम जब आप टेरर अटैक करेंगे तो भी हमला करेगा। आप अपना न्यूक्लियर थ्रेट जो है वो आप अपने पास रखिए। उसी मुताबिक भारत ने जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो अभी अबेयंस में डाली हुई है और वो एक तरीके से रद्दी की कोठरी में पड़ी हुई है कुछ हद तक, और उसको बहाल नहीं किया है। तो उस हालत में हम चाहे डैम बनाएं चाहे जो मर्जी करें, अगर पाकिस्तान कुछ करता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, ऐसा उनको बता भी दिया गया है और भारत की तरफ से इसके साफ साफ संदेश भी दे दिए गए हैं। इजराइल अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि गाज़ा के ऊपर पूरी तरीके से कब्जा करना। अभी नेतन्याहू ने एक प्लान बनाया है कि वो पूरे गाज़ा के ऊपर कब्जा करेगा और उनको पूरे गाज़ा की सिक्योरिटी अपने पास ही रखेगा। अभी पहले तो वो पूरे गाज़ा को इजराइल में शामिल करना चाह रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि गाज़ा को डरा डरा के सारे गाज़न्स को बाहर भेजो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पूरे वर्ल्ड में उसके खिलाफ काफ़ी रोष है। अरब लीग ने भी काफ़ी बोला है। उनके अपने जो एलाइज थे अमेरिका को छोड़ के मुझे लगता है बाकी सभी देश जो हैं इसके खिलाफ हैं। बाकी सब चाहते हैं कि 2 स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए और पैलेस्टीनियंस का भी कोई ज़मीन होना चाहिए, उनको भी अपना एक स्टेट मिलना चाहिए, ऐसा बाकी पूरे विश्व का मानना है। अमेरिका हालांकि इजराइल के साथ खड़ा है और वही इजराइल की एक तरीके से हिम्मत बना हुआ है।
हालांकि 61,000 से ज़्यादा सिविलियन मारे जा चुके हैं गाज़ा में, लेकिन अभी भी अमेरिका जो है इजराइल को रोक नहीं रहा है। अभी गाज़ा के ऊपर जो पूरी तरीके से कब्जा करने की बात है, उसमें भी अमेरिका कह रहा है कि भाई ये तो मिलिट्री प्लान इजराइल का है, लेकिन इनडायरेक्टली वो मना भी नहीं कर रहा है उनको कि इस मिलिट्री प्लान को आप मत इम्प्लीमेंट कीजिए। साथ ही साथ इजराइल के अपने अंदर ही कुछ आवाज़ें उठ के आ रही हैं जो इस प्लान के खिलाफ हैं। होस्टेज की फैमिलीज ये कह रही हैं कि इससे होस्टेजेस की जान को खतरा है। आईडीएफ जो मिलिट्री फोर्स है इजराइल का, उसमें भी अलग मत है। वो भी ये कह रहे हैं कि ये रिस्की ऑपरेशन है और उसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होगा। बाद में इंसर्जेंसी भी होगी, कैजुअल्टीज़ भी काफ़ी होंगी, और हमस काफ़ी कमज़ोर ऑलरेडी पड़ चुका है, तो अब और ज़्यादा ओवरकिल करने की ज़रूरत है नहीं। लेकिन नेतन्याहू मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि नेतन्याहू की प्रॉब्लम ये है कि उन्हें लगता है कि लड़ाई बंद हुई तो मेरी कुर्सी चली जाएगी। इसलिए वो अभी तक चाह रहे हैं कि नहीं, मैं किसी भी हालत में यहाँ नहीं तो कहीं और लड़ाई छेड़ता रहूँ। जब गाज़ा में लड़ाई कम हो गई थी तो उन्होंने सीरिया में बम्बार्डमेंट शुरू कर दिया। अभी सीरिया में कम हुआ है तो अभी बम्बार्डमेंट उन्होंने लेबनान में भी शुरू कर दिया। तो वो किसी न किसी तरीके से चाह रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से लड़ाई जारी रहे। इसी टाइम पर बाकी के देश भी जो हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि अभी जो यूएनजीए का एक सेशन आने वाला है, उसमें एक रेजोल्यूशन पास कराया जाए 2 स्टेट के बारे में, यानी कि पैलेस्टीनी स्टेट को रिकॉग्नाइज करने के लिए कोई रेजोल्यूशन पास किया। हाल ही में फिलीपींस के राष्ट्रपति भारत आए थे, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण विजिट मानी जा रही है, क्योंकि ये आसियान कंट्रीज़ का एक देश है ये, और अभी की हालत में चेयरमैन है आसियान का। साथ ही साथ भारत ने उनके साथ में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इस्टेब्लिश की है, और एक प्लान ऑफ एक्शन 2025 से 29 तक कॉपरेशन के बारे में, डिफेंस के बारे में, मैरीटाइम के सिक्योरिटी के बारे में आगे बढ़ाने की बातचीत है। कुछ डिफेंस डील्स के बारे में भी बातचीत है। कुछ ब्रह्मोस हम ऑलरेडी उनको बेच चुके हैं, कुछ और बेचने की भी बातचीत चल रही है। तो इसी के साथ साथ भारत ने एक और सपोर्ट दिखाया है, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी कि पीसीए ने एक डिसीजन दिया था 2016 में, अनक्लॉज को मद्देनज़र रखते हुए एक आर्बिट्रेशन अवार्ड दिया था, जिसमें जो कुछ आइलैंड्स हैं उनको फिलीपींस का बताया गया था, और चीन का जो क्लेम था उसको नकार दिया गया था। चीन को हालांकि ये बात पसंद नहीं है और चीन ने उसको माना नहीं है ऑन ग्राउंड में, लेकिन ये डिसीजन पास हुआ था, और भारत ने अभी साफ कर दिया है कि भाई वो इस डिसीजन से सहमत है। उसी मुताबिक एक बायलैटरल ट्रेड को भी बढ़ाने के बारे में बातचीत चल रही है। प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में भी बातचीत चल रही है फिलीपींस के साथ, और ऐसा माना जा रहा है कि और ज़्यादा ट्रेड बढ़ाया जाएगा दोनों देशों के बीच में। वीसा रिलैक्सेशंस भी काफ़ी हद तक बातचीत हो रही है। फिलीपींस ने ऑलरेडी वीसा फ्री कर दिया है भारतीय टूरिस्ट्स के लिए, और जो भी बिजनेस वाले लोग वहाँ जाना चाहते हैं 14 दिन के लिए, और भारत भी एक ई वीसा की प्रणाली उनके लिए लागू करने वाला है फिलीपींस के लोगों के लिए, जब वो भारत आना चाहते हैं। तो ऐसा देखा जा रहा है कि इंडो पैसिफिक रीजन में फिलीपींस की तरफ हमारे इंटरेस्ट जो हैं वो काफ़ी हद तक मेल जोल एकजुट हो रहे हैं, और भारत का और फिलीपींस का रिलेशनशिप और ज़्यादा अच्छी होने की संभावना है। तो यही थे कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स जो पिछले 10-15 दिन में इम्पॉर्टेंट थे कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी हम फिर मिलेंगे आपसे अगले 2 हफ्ते के बाद, अगले 2 हफ्ते के इवेंट्स लेके। धन्यवाद।